चलो बच्चों ध्यान दो। कितने विकेट्स लिया उसने? 5 विकेट। खेल रहा है, बॉलिंग है ना अभी। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, सुबह के लेक्चर में अपना अलाउंसेस वगैरह हम लोग ने जो स्टार्टिंग से पढ़ा था वो रिवीजन नहीं हुआ है। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का जो पार्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस पर वापस आएंगे, ठीक है। आपको पूरे आंसर्स करने हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट आप लोग बताओ, हमने अलाउंसेस का जो पूरा पॉइंट सीखा था, अलाउंसेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट फुल्ली टैक्सेबल, उसके बाद पार्टली टैक्सेबल एंड फुल्ली फुल्ली एग्जाम, ठीक है। एज अ जनरल रूल ऑल दी अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल जो अलाउंसेस है उसमें सबसे फर्स्ट पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस। बताओ हाउस रेंट अलाउंस का एडजस्टमेंट आता है, क्या करोगे? पहले ऐड करो, फिर लेस करो एचआरए एग्जाम्शन। एचआरए एग्जाम्शन मिलता है अंडर सेक्शन 10(13)(a) विच इज लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। कौन से 3 चीजों का लिस्ट है? एचआर अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। 50% कब लेना है? 4 सिटीज में, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, कंडीशनल इफ फॉर्मिंग पार्ट, प्लस कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, ये जो भी रिवीजन चल रहा है दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट टाइम पास। आपको ध्यान देना है, सबको आंसर करना है, ठीक है। नहीं तो आप अगर ये सोच के करो ठीक है यार सर बोलते रहेंगे तो ऑलरेडी हो चुका है, टाइम पास चल रहा है, कुछ मतलब नहीं बनता है फिर उसका। ओके, ये एचआरए का हो गया। सेकंड इसमें हमने सीखा था स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है। तो स्पेशल अलाउंसेस का एक बड़ा चार्ट हमने डिस्कस किया है और इस चार्ट के 2 ब्रांचेस हमने देखे थे। फर्स्ट जो ब्रांच है उसका सेक्शन है 10(14)(1), 10(14)(1 रेड विथ रूल 2BB1, ठीक है। अच्छा ये 2BB1, ओके। अच्छा ये बताओ 10(14)(1 रेड विथ रूल 2BB1 एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? इसमें कुछ अलाउंसेस है, 6 अलाउंसेस जो एक्सपेंस बेसिस पे अलाउ होता है, ठीक है। मतलब ये अलाउंसेस में क्या करना है, ऐड करो, जो भी खर्चा है उतना माइनस कर दो, उतना एग्जाम्शन आपको मिल रहा है, ओके, अंडर दिस सेक्शन। व्हाट आर दोस 6 अलाउंसेस? ट्रैवल अलाउंस, इसके एक दो नाम है, ट्रांसफर या टूर अलाउंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हाँ, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, रिसर्च एकेडमिक ट्रेनिंग अलाउंस, ठीक है, जो भी है। तो ये गिन के 6 अलाउंसेस है जो इस कैटेगरी में आते हैं। ये एडजस्टमेंट आता है, ऐड करो, जो खर्चा हो उतना माइनस कर दो, उतना एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड जो कैटेगरी है इसमें क्या करोगे, 10(14)(2 रेड विथ रूल 2BB2। इसमें ऐसे अलाउंसेस है जिसका एग्जाम्शन एक अमाउंट फिक्स कर दिया, उतना माइनस करना है डायरेक्टली, ऐड करो उतना खर्चा माइनस करो, ओके। नाउ इसमें बताओ क्या क्या है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। अच्छा और एजुकेशन का, सॉरी हॉस्टल का 300 कर दिया, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या करोगे? पूरा टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या करोगे? पूरा टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप डम डेफ, इनको 3200 पर मंथ का एग्जाम्शन मिलता है, ठीक है। अच्छा और जो एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के बिजनेस में काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 70% ऑफ द अलाउंस, और सॉरी मैक्सिमम सीलिंग है 10,000 पर मंथ का, ठीक है, ओके। एंड लास्ट ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए पर मंथ का आपको एग्जाम्शन मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अलाउंस का हिसाब हो गया। अलाउंस के बाद में बच्चों हमने ये सीखा था, पेंशन सीखा था क्या?
ठीक है, बताओ पेंशन जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके पेंशन बताओ बच्चों, ऐसे ही बता दो, पेंशन का जो चार्ट है उसके दो ब्रांचेस है, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। मीनिंग बताओ, अनकम्यूटेड मतलब रुक रुक के पैसा मिल रहा है, क्या करोगे? अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल, ठीक है, और फुली टैक्सेबल टू टू ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है। और कम्यूटेड पेंशन डिपेंड करता है किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को, फुल्ली एग्जाम। सेक्शन 10(10)(a)(1), 10(10)(a)(1), ठीक है, मेरे को भी लर्न हो रहा है। 10(10)(a)(1), ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फुल एग्जाम। और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर है तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या उसको ग्रेच्युटी मिल रहा है? अगर हाँ तो एग्जाम्शन होगा 1/3 इंटू कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन का फुल वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन का फुल वैल्यू लो, उसका 1/3 मिलेगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलता है तो ये बढ़ा के हाफ कर दो, बढ़ा के हाफ कर दो एग्जाम्शन, ठीक है। सेक्शन क्या है? 10(10) 10(10)(a)(2)(a), 10(10)(a)(2)(b), ओके वेरी गुड, ये हो गया पेंशन का टेंशन खत्म। अब नेक्स्ट चार्ट कौन सा है? ग्रेच्युटी, सामने रखो, ऐसे ही बोलते हैं, वाह वेरी गुड। ग्रेच्युटी क्या है? बहुत लंबा टाइम काम करने की वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पेमेंट करता है, ठीक है। नाउ ग्रेच्युटी कुड बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, इट कुड बी रिसीव्ड आफ्टर डेथ और रिटायरमेंट, ठीक है। अगर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल टू एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, ओके, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई उठाता है और ऊपर से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 10(10)(1), 10(10)(1), ओके, अच्छा। और अगर सपोज से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वहां पे दो सिनेरियोस बनते हैं, या तो वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या तो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो 10(10)(2) के हिसाब से उसको एग्जाम्शन तीन चीजों का लिस्ट होगा, ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। जो 20 लाख रुपए का हिसाब निकालते हैं वो एक एम्प्लॉय के लाइफ टाइम का अमाउंट है, जितने भी एम्प्लॉयर्स उसने बदले सबका कलेक्टिव सीलिंग है 20 लाख का। अगर पहले किसी एम्प्लॉयर से ऑलरेडी से 6 लाख का एग्जाम्शन ले लिया तो अभी 14 लाख का मिलेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। अच्छा ये बताओ 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी, यहां कैसे निकालोगे? बेसिक प्लस डीए इवन इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कंडीशनल नहीं है, आपको हमेशा ऐड करना है, बेसिक और डीए दो ही चीजें ऐड करना है, खत्म, कमीशन ऐड नहीं होता है, दिस इज नॉट लाइक एचआरए। अच्छा, और जो नंबर ऑफ इयर्स है उसको क्या करोगे? 6 मंथ्स के ऊपर को राउंड ऑफ करके 1 ईयर पकड़ो, 6 मंथ्स के नीचे तो उसको इग्नोर करो, ठीक है, एग्जैक्ट 6 मंथ्स को भी इग्नोर करना है, ओके। ये हो गया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। तो इफ इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तीन चीजों का लिस्ट कौन सा होगा? अमाउंट रिसीव 20 लाख, 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, यहां राउंड ऑफ नहीं करते, फ्रैक्शन को इग्नोर करो। और यहां पे एवरेज मंथली सैलरी पिछले 10 मंथ्स का एवरेज निकालना है, मंथ जिस मंथ में रिटायरमेंट हुआ उसको इग्नोर करके उसके पहले के 10 एक्चुअल मंथ्स निकालना पड़ेगा, हिसाब इजी यहां पे। और यहां पे सैलरी इज सिमिलर टू एचआरए, ओके वेरी गुड, ये हो गया ग्रेच्युटी। फिर उसका नेक्स्ट कैसे करा? लीव एनकैशमेंट, ठीक है। लीव एनकैशमेंट क्या होता है कॉन्सेप्ट? एम्प्लॉय ने कम दिन की छुट्टी ली है तो उसके ड्यूरिंग दिस सर्विस उसने जितने भी कम दिन की छुट्टी ली है उसका पूरा हिसाब वो रिटायरमेंट के टाइम पे अपने बॉस से कर रहा है और वो ज्यादा उसका पैसा इनकैश कर रहा है, लीव एनकैशमेंट उसको बोलते हैं। लीव एनकैशमेंट आइडियली शुड बी डन पोस्ट रिटायरमेंट, but if he is receiving the amount during the service, it is fully taxable to every employee. If he is receiving the amount after retirement, then गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एग्जम्प्ट है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एग्जम्पशन मिलेगा। चार चीजों का लिस्ट, लीव सैलरी रिसीव्ड, 25 लाख का सीलिंग लिमिट, 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी
लीव एट क्रेडिट जो डेज में निकलता है उसको 30 से डिवाइड करके मंथ्स में कन्वर्ट करो इनटू एवरेज सैलरी. सैलरी ईयर सिमिलर टू एचआरए. लीव एट क्रेडिट कैसे निकालोगे? लीव एट क्रेडिट जो होता है जितने दिन का छुट्टी उसको अलाउ किया है वो 30 डेज पर रेस्ट्रिक्ट करो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, माइनस कितने दिन का छुट्टी लिया है, माइनस कितने दिन का लीव पहले एनकैश हो चुका है, जो भी बच गया वो लीव एट क्रेडिट होगा, उसको 30 से डिवाइड करो तो मंथ्स में कन्वर्ट होगा. क्लियर है? अच्छा, इधर बच्चों हम लोग जो एवरेज मंथली सैलरी है 10 मंथ्स एग्जैक्ट डेट टू डेट लेते हैं, मतलब जिस तारीख को से 16 जुलाई को रिटायर हो रहा है तो जुलाई की 15 डेज देना पड़ेगा. ओके, ठीक है. ये हो गया आपका लीव एनकैशमेंट का हिसाब. सेक्शंस बताओ ना एग्जामिशन के क्या थे. गवर्नमेंट का 10-10-AA1 10-10-AA2 दो ही सेक्शंस. ठीक है, वेरी गुड. ये हो गया लीव एनकैशमेंट. और क्या सीखा था? लीव ट्रैवल कंसेशन सीखा था. इसके बाद सीखा था क्या बच्चों? एलटीसी करके आपने नोटबुक में लिखा है, ये नोट से आपने पूरा पढ़ा था. लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है? अगर एम्प्लॉय से मुंबई से गोवा गया घूमने के लिए तो उसका जो लीव का जो खर्चा है वो अपने बॉस से वसूल करता है. तो जितना भी अमाउंट मिला उतना ऐड करो, लेस करो जो भी ट्रैवल का आपका जो इकोनॉमिक डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट रूट का, अगर वो फ्लाइट से जा रहा है तो, अगर वो ट्रेन से जा रहा है तो एसी फर्स्ट क्लास का खर्चा, ठीक है. और अगर बस से जा रहा है तो बस का भी खर्चा जो है जो क्वेश्चन में दिया जाता है नॉर्मली, आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, उतना आप एक्सपेंस माइनस करोगे. खर्चा किसका किसका मिलता है? एसएससी का खुद का मिलेगा, स्पाउस का मिलेगा, ब्रदर सिस्टर का मिलेगा, पेरेंट्स का मिलेगा एंड चिल्ड्रन का मिलेगा. बच्चों का मैं वहां पे 2 बच्चों का ही मिलता है, उसमें भी क्लैरिफाई किया है. अगर फर्स्ट बर्थ के बाद में मल्टीपल बर्ड्स होते हैं सबका मिलेगा, बट अगर पहले मल्टीपल बर्ड्स हो गए और बाद में अगर और सेकंड चाइल्ड जो भी हो रहा है, सेकंड बर्थ जो हो रहा है उसमें नहीं मिलेगा. ठीक है, मल्टीपल बर्ड्स पहले हो गए उसके बाद सब्सिक्वेंट बर्ड्स का उसको नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? ओके. अच्छा, ये बताओ ये जो एग्जाम्पशन मिलता है दिस इज अवेलेबल इन ब्लॉक ऑफ 4 years 2 times. ठीक है, वो ब्लॉक कैसे चलते हैं? 18 से 21 का एक ब्लॉक था, 22 से 25 का एक ब्लॉक है, 26 से आगे और फिर 29 तक का ब्लॉक रहेगा. ठीक है, 4 साल के ब्लॉक में यू कैन अवेल द बेनिफिट फॉर 2 years. ठीक है, और अगर सपोज किसी ब्लॉक में आपने 2 साल में बेनिफिट नहीं लिया, दो बार भी बेनिफिट नहीं लिया, तो 1 साल का बेनिफिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. हाँ, तो भी 1 साल का जो बचा यू कैन स्टिल कैरी फॉरवर्ड. ओके. अच्छा, ये मैंने बता दिया था. ओके, ये हो गया लीव ट्रैवल कंसेशन. सेक्शन 10(5) में एग्जाम्पशन मिलता है. ये हो गया. अरे प्रोविडेंट फंड तो बच ही गया यार, खतरनाक. प्रोविडेंट फंड बताओ. प्रोविडेंट फंड में बच्चों आपको पहले ये बोलना है कि प्रोविडेंट फंड सबसे पहले तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन. कैन यू टेल मी व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड? इनकम. एंड व्हाट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन? इन्वेस्टमेंट. वो टेबल निकालो. प्रोविडेंट फंड के टोटल 4 टाइप्स है: रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. लेट्स इग्नोर पीपीएफ क्योंकि सैलरीज में उतना उसका काम नहीं है. ठीक है, बताओ आरपीएफ. बच्चों रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? नॉर्मल एम्प्लॉयर जो होते हैं उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं और वो आरपीएफ में करो होते हैं. स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉइज. ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड को गवर्नमेंट प्रमोट करती नहीं है वैसे भी. ठीक है, ओके. अच्छा बताओ व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड? क्या करोगे? रिकॉग्नाइज में क्या करोगे? टेबल निकालो. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इनकम होता है, बट स्टैट्यूटरी वालों को एग्जाम कर दिया. रिकॉग्नाइज वालों को एग्जाम्पशन है 12% ऑफ सैलरी तक. 12% ऑफ सैलरी सिमिलर टू एचआर है. ठीक है, अनरिकॉग्नाइज में अभी एग्जाम्प्ट है, जब विड्रॉ करेगा तब टैक्सेबल है. विड्रॉल के टाइम में बैंड बजने वाली उसकी. ठीक है. अच्छा बताओ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. वो तो इन्वेस्टमेंट है यार, वो तो इनकम नहीं है. एटीसी में डिडक्शन मिलता है स्टैट्यूटरी वालों को, रिकॉग्नाइज वालों को, अनरिकॉग्नाइज को कोई डिडक्शन नहीं देना है. ठीक है, इंटरेस्ट की बात करते हैं. बताओ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. पहले एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन का, सॉरी पहले एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन बताओ. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जाम स्टैट्यूटरी में. ठीक है, और रिकॉग्नाइज में एग्जाम्प्ट है 9.5% तक, उसके ऊपर का टैक्सेबल है. अनरिकॉग्नाइज में अभी एग्जाम्प्ट है, एंड में टैक्सेबल. और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है स्टैट्यूटरी में क्या बदमाशी हुई थी?
बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करके बहुत एग्जामेशन ले रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया 1/4/2021 के बाद में 2.5 लाख के ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो हम लोग एग्जामेशन नहीं देंगे, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। बट अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है तो आप 5 लाख तक ये सीलिंग को लेके जा सकते हो, उसके ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो एग्जामेशन नहीं मिलेगा। पर एनम है वो, 2.5 लाख पर एनम है ऑब्वियसली। 3 लाख जमा किया एम्प्लॉय ने, 2.5 लाख तक दे दो उसको एग्जामेशन, उसके ऊपर का जो है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट वुड बी टैक्स्ड। क्लियर है? ओके अच्छा बच्चों, और जो विड्रॉल होता है, विड्रॉल के टाइम पे कोई भी प्रोविडेंट फंड टैक्स नहीं लगाता है, बट अनरिकॉग्नाइज्ड में टैक्सेबिलिटी होगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड में टैक्सेबिलिटी कैसे होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट सैलरीज में जाएगा, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो उसको मिला है वो तो इनकम ही नहीं है, उसका जो इंटरेस्ट है वो आय उसमें जाएगा। हो गया सब खत्म। आरपीएफ को विड्रॉ अगर आप करते हो तो 5 साल के अंदर अगर आपने विड्रॉ किया तो टैक्स लगेगा, 5 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो टैक्स नहीं लगेगा। उसका नीचे एक टेबल बनाया, दैट इज नॉट वेरी रेलेवेंट, बट ठीक है, मैंने आपको एक बार डिस्कस करके बताया भी था। हो गया ये? बोलो नेक्स्ट और क्या है? इतना ही सीखा? वॉलेंटरी ठीक है यार, चिल्लर है वो। पर्पसेस पे आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ। ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। परक्विजिट, एक ही परक्विजिट किया हमने घर का, ठीक है, उसमें भी देख लो एम्प्लॉयर, इधर पूरा ध्यान, तो पूरे केसेस आपको एक साथ बता दूंगा। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, इसको बहुत जगह अकोमोडेशन भी बोलते हैं, और उसके साथ फर्नीचर भी दिया। घर का हिसाब होता है इसके फर्स्ट चार्ट से, और फर्नीचर का उसके नीचे एक और चार्ट बना है उससे हिसाब होता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे रहा है, घर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इन दैट केस इसका वैल्यूएशन सिर्फ घर का, रेंट फ्री घर का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो चार्ट से मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो जो लाइसेंस फीस पे किया वो हो गया वैल्यूएशन, खत्म। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, कोई और एम्प्लॉयर है, देन आस्क वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है या एम्प्लॉयर कहीं रेंट पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो घर का वैल्यूएशन डिपेंड करता है जगह के पॉपुलेशन के ऊपर। इफ 2011 सेंसस के हिसाब से उस जगह का पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है तो परक्विजिट वुड बी 10% ऑफ सैलरी। 15 लाख से ऊपर 40 लाख तक है 7.5% ऑफ सैलरी, और उससे भी 5 लाख से भी नीचे तो, सॉरी 15 लाख से भी नीचे तो 5% ऑफ सैलरी, ठीक है। अच्छा, बट अगर एम्प्लॉयर कहीं रेंट भरता है तो इन दैट केस परक्विजिट वुड बी 10% ऑफ सैलरी और अमाउंट ऑफ रेंट विच एवर इज लेस, विच इज लोअर। ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट घर का वैल्यूएशन। सैलरी हियर इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए कंडीशनल प्लस all taxable components. This would include commission, bonus, all taxable amounts, सब कुछ ऐड करना है, अलाउंसेस भी ऐड करना है। परक्विजिट्स ऐड नहीं करते, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐड नहीं करते, अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी ऐड नहीं करते, ठीक है। फर्नीचर का हिसाब बताओ कैसे करोगे? फर्नीचर में दो केसेस है, या तो एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या तो एम्प्लॉयर रेंट भर रहा है। अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर रेंट भर रहा है तो जितना उसने रेंट पे किया उतना उसको बेनिफिट मिल गया, एम्प्लॉय को उतने पैसे उसके बच गए। ये पूरे कैलकुलेशन जो अभी मैंने बताया ये रेंट फ्री के है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि एम्प्लॉय से वसूली की गई है तो उतना अमाउंट माइनस कर दो, वो रेंट फ्री नहीं रहेगा। अगर वसूली की गई है तो कंसेशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंसेशनल। इज इट इजी? ये फर्स्ट चीज बताई मैंने आपको परक्विजिट में, एक ही चीज बताइए टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा हाँ, एम्प्लॉय ने जो रेंट पे किया है वो एम्प्लॉयर की इनकम होगी क्या? हाँ होगी। अगर एम्प्लॉयर घर को ओन करते तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। नहीं तो हम लोग कैलकुलेशन जैसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का करते थे वही एप्लीकेबल होगा पूरा सेम। अगर आप रेंट सामने वाले से चार्ज भी नहीं कर रहे हो तो हम लोग उसका एक्सपेक्टेड रेंट हायर हो जाएगा उसका एक्चुअल रेंट से। ऑलराइट बच्चों, ये देख लो यहां से मुन्ना मुन्ना योगा कर रहा है, शवासन कर रहा है, क्या कर रहा है? ध्यान दो।
अब देख लो मैं क्या बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन। अब भी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का। मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनो। पहली बात, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है बताओ? तीन में से कोई भी एक कंडीशन मीट करने पे कोई भी एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनता है। फर्स्ट, डायरेक्टर एम्प्लॉय। सेकंड, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर वगैरह है ना, या प्रेफरेंस कैपिटल ओन कर रहा है, उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं। ये दो बहुत ही हैवी कंडीशंस हो गए। थर्ड वाला बोल रहा है अगर उसका सैलरी एक प्रिस्क्राइब अमाउंट के ऊपर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ट्रस्ट मी, एज ऑफ टुडे बच्चों, इसको डिफाइन नहीं करने की वजह से ये चीज आपके लिए इजी हो गई। आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा ये है या नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे थे, लास्ट जो हमने पढ़ा था, कौन सा इलस्ट्रेशन पढ़ा था, कैन यू टेल मी? इलस्ट्रेशन 18 में वहां लिखा है बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। आपको क्वेश्चन में देंगे, वो देना ही पड़ेगा यार। या तो फिर क्वेश्चन में क्लू देगा वो कि डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। प्रिस्क्राइब लिमिट प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, सो यू विल बी प्रोवाइडेड दिस फैक्ट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि वो है या नहीं है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय निकला तो क्या होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं बच्चों, उनके केस में 5 परक्विजिट खास लिखे हुए एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल होते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, उसमें हमने एक ही पढ़ा, डोमेस्टिक सर्वेंट वाला। डोमेस्टिक सर्वेंट में कौन कौन आता है? स्वीपर, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट, वॉचमैन। ये चार को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डोमेस्टिक सर्वेंट। बात को सुनो अच्छे से बच्चों। अभी देख लो, डोमेस्टिक सर्वेंट जो है ना, ये इसके दो केसेस बन सकते हैं। या तो ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का, या तो ये नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हाउ कैन यू जज कि कोई पर्सन को पैसा देना ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है या नहीं है? वेरी इजी। अगर उस पर्सन को काम पे लगाया है एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी उसको देने की। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सपोज, और मैंने कोई नौकर को नौकरी पे रखा है। ये सब लोगों को सपोज मैं खुद से चूज करता हूँ, स्वीपर को, गार्डनर को, पीए को, वॉचमैन को, ये सबको मैं नौकरी दे रहा हूं। इन दैट केस उनको पे करना सैलरी ये मेरी जिम्मेदारी है। व्हाई? बिकॉज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट वॉज मी हु एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दीज पीपल। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके साथ, मैंने उनको नौकरी दी है, तो उनको सैलरी पे करने की जिम्मेदारी मेरी है। और बच्चों अगर ये ऑब्लिगेशन है मेरा, एज अ जनरल रूल, आपने वहां एक जनरल रूल लिखा है, देख लो। जनरल रूल बच्चों, जो स्टूडेंट्स नहीं थे सुबह, वो प्लीज वहां पे एक जनरल रूल लिख दो। ठीक है, नहीं तो बाद में लेक्चर देख के लिख देना। क्या बता रहा हूं मैं? जनरल रूल क्या है? जो भी चीज ऑब्लिगेशन होती है किसी भी एम्प्लॉय का, जनरल पॉइंट है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड सबको। अगर ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का तो दिस इज टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज। अगर ऑब्लिगेशन है और वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये सीधा सीधा फायदा हो गया यार। एक लॉजिक बता रहा हूं, सुनो। गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट का वी पॉइंट बताऊंगा आपको और बेटर वे में समझेगा। अगर कोई चीज पे करना मेरी जिम्मेदारी है एज एन एम्प्लॉय, बट मैं मेरे बॉस से वो पैसा ले रहा हूं, तो ये तो क्लियर फायदा हो गया मेरा यार। और क्योंकि वो मेरा फायदा हो रहा है साफ साफ, तो वो सैलरी स्ट्रीट होगा। क्यों सैलरी स्ट्रीट होगा? क्योंकि मैं मेरे बॉस से सैलरी कम उठा के इस तरीके से मेरे जो दूसरे जिम्मेदारी वाले खर्चे वो उसको बोल रहा हूं तू पे कर दे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई जुगाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए ये अमाउंट को टैक्सेबल किया जा रहा है। दैट इज द रीजन। ऑब्लिगेशन जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेशन और क्या हो सकता है? मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे को ही भरना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ये अमाउंट मेरे बॉस को बोलो आप भर दो। इन दैट केस दिस वुड बी टैक्स्ड। क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्लिगेशन मेरा है अगर मैं बॉस से वसूल कर रहा हूं वो टैक्सेबल होगा, जनरल रूल। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर डोमेस्टिक सर्वेंट का पेमेंट ऑब्लिगेशन है तो ये आप स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड दोनों में भी क्या करोगे? टैक्सेबल। बट अगर ऑब्लिगेशन नहीं भी है तो भी किधर टैक्सेबल होता ही है? स्पेसिफाइड। क्यों? क्योंकि लिस्ट हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? स्पेसिफाइड का पढ़ रहे हैं, उनको तो दोनों भी केस में टैक्सेबल ही है। समझा क्या? ठीक है, ओके, ऑलराइट बच्चों। ये जो लिस्ट था स्पेसिफाइड एम्प्लॉई का, इसमें से मैंने आपको बस एक ही पॉइंट बताया, ये वाला। ठीक है, जस्ट जस्ट वन पॉइंट वी आर डन विद प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। ओके, इससे रिलेटेड काम करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा है वो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। एवरीवन कम टू दैट क्वेश्चन प्लीज।
बताओ बच्चों, इसका जो फर्स्ट बिट है उसमें क्या हो रहा है? अच्छा, दोनों भी जो एम्प्लॉइज है एक्स एंड वाई, क्या है ये स्पेसिफाइड नहीं है? नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड, ठीक है, बिकॉज बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अब देख लो, फॉर मिस्टर एक्स इसने क्या किया, हु एंगेज अ डोमेस्टिक सर्वेंट फॉर ₹500 पर मंथ, इसने खुद उसको जॉब दिया है डोमेस्टिक सर्वेंट को, इसका मीनिंग वैसा है, तो क्या होगा? ऑब्लिगेशन है। किसका ऑब्लिगेशन है? एक्स का ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है। एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन होने की वजह से ये नॉन स्पेसिफाइड है तो भी टैक्सेबल होगा। रेड ऑन। इलस्ट्रेशन 19 का आंसर, पहले पूरा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं फिर इन दोनों का हम लोग आंसर लिखते हैं। चलो लिखो, इन केस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, in case of domestic servants, if it is obligation of employee, in case of domestic servants, comma, if it is obligation of employee, then then perquisite shall be taxable, then perquisite shall be taxable for both specified as well as non-specified employees. लिखा? ऑलराइट, आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, if it is not the obligation of employee, then perquisite shall be taxable, मतलब अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो कहां टैक्सेबल होगा सिर्फ? हाँ, then perquisite shall be taxable only in case of, then perquisite shall be taxable only in case of specified employee and not taxable for non-specified employee. ठीक है, अब इनके आंसर्स लिखते हैं। नंबर 1, रोमन नंबर 1 लिखो वहां पे, therefore for Mr. X, therefore for Mr. X, comma, salary of domestic servant, salary of domestic servant shall be taxable, salary of domestic servant shall be taxable as it is his obligation, as it is his obligation, full stop। नीचे लिखो, taxable perquisite is equal to, taxable perquisite is equal to 500 into 12, 6000 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, रोमन नंबर 2, for Mr. Y, comma, salary of domestic servant, for Mr. Y, comma, salary of domestic servant is not his obligation,
is not his obligation, full stop. Therefore perquisite shall not be taxable. Therefore perquisite shall not be taxable as he is a non-specified employee. ओके अच्छा बच्चों, इफ दिस इज डन, देखो अभी इतना मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे ये इसके पॉइंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वैसे वैसे स्कोर कंप्लीट करेंगे। एकदम से पूरा नहीं बता रहा हूं मैं, बट 5 पॉइंट्स जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स किसको एप्लीकेबल कर रहा है? स्पेसिफाइड को। अभी मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए? ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब बच्चों आप लोग एक काम करो, कैन यू पुट अ न्यू हेडिंग, वहां लिखना मेडिकल का कोई पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? देखो चार्ट, मेडिकल फैसिलिटीज। ये वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, यहां आ जाओ। लिख लो हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, रेफरेंस दे दो कौन से पेज पे है। अरे बहुत है, इतना पूरा पढ़ाने के बाद में भी आप देख लो, आपको कुछ और नए नए पॉइंट्स मिलेंगे मॉडल में। हाँ आपने लिखा हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। चलो ध्यान दो, एवरीवन प्लीज लिसन। बच्चों ये वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज वाला जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में एडजस्टमेंट आता है और उसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट हो गई तो। अब मेडिकल फैसिलिटीज के चार्ट में मैंने क्या किया, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए यहां पे फर्स्ट एक ब्रांच में एक पॉइंट लिखा, देख लो, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। क्या लिखा है यहां पे? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। बच्चों मेडिकल अलाउंस इज डिफरेंट एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर डिफरेंट, दोनों अलग चीज है यार। अलाउंस क्या होता है बताओ? अलाउंस में कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है एम्प्लॉयर। अलाउंस में एम्प्लॉयर जनरली आलसी होता है, वो पैसे दे रहा है, बोलता है तेरे तेरे को जो करना है कर ले भाई, खाली नाम लिख दिया उसमें, मेडिकल का खर्चा ले ले भाई, पैसा, मेडिकल अलाउंस। सो मेडिकल अलाउंस में क्या है? पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। आप लोग एक चीज नोट करो कि जनरली सारे अलाउंसेस टैक्सेबल ही हो रहे, क्यों? क्यों है वो जनरल रूल, वो बताओ। क्योंकि इट इज वेरी इजी टू जस्ट नेम एनी रैंडम अलाउंस और गवर्नमेंट को एग्जाम्शन मांगना, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉय को टैक्स नहीं भरना है, वो बोलेगा अरे सर मेरे को एक काम करो, सैलरी कम कर दो, ये वाला अलाउंस डाल दो, ये एग्जाम्ड है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अलाउंसेस जो कैश में मिल रहे हैं वो टैक्सेबल ही किया है, अनलेस स्पेसिफिक अलाउंसेस जो एग्जाम्शन हमने पढ़ा है जहां पे, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं, एवरीवन पूरा फोकस यहां पे। मेडिकल अलाउंस क्वेश्चन में दिखा वो टैक्सेबल होता है, क्यों? सोचो और थोड़ा प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताओ, मेडिकल अलाउंस क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि अलाउंस बोलने के बाद हम लोग अलाउंस का चार्ट चेक करते हैं, और अलाउंस के चार्ट के 3 ब्रांचेस, अभी रिवीजन में वैसे क्या है, वही अप्रोच होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज आप अचानक से अरे ये कहां से आ गया भाई मेडिकल अलाउंस, कभी पढ़ा तो नहीं था, ये अचानक से बीच में से कहां से आ गया? ये बीच में से नहीं है, ये कंफ्यूजन क्लैरिफाई करने के लिए जानबूझ के वो मेडिकल फैसिलिटी के चार्ट में लिखा है, उसका पार्ट भी नहीं है ये। मेडिकल फैसिलिटी एक परक्विजिट डिस्कस करें हम लोग, उसमें बीच में मैंने अलाउंस लिख दिया फिर भी क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए, ओके। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, मेडिकल अलाउंस क्वेश्चन में आता है
पहले देखो वहां पे अलाउंस लिखा है क्या, अगर अलाउंस लिखा है तो अलाउंस के चार्ट पे जाओ। अलाउंस के चार्ट के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। क्या आपने मेडिकल अलाउंस कहीं पे भी पार्टली टैक्सेबल के कैटेगरी में पढ़ा था? सारे अलाउंसेस फिर जनरल रूल किस में आते हैं? फुल्ली टैक्सेबल में आते हैं। इफ यू कैन जस्ट कंफर्म, वो लिस्ट चेक कर लो, वहां पे लिखा भी होगा शायद। फुल्ली टैक्सेबल का अलाउंस का जो लिस्ट है उसमें है नहीं है? नंबर 4th नंबर, हाईलाइट कर दो उसको, हाईलाइट कर दो। ठीक है, ऑलराइट। चलो, इतना उसको है ना हमने एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था तब, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि सारे अलाउंसेस टैक्सेबल ही होते हैं, जनरल रूल। ठीक है, अब उसको वापस रेफर कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सुनो भाई, ये चीज तो बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में आ गया फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उसको मिलता है, टैक्सेबल है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो अलाउंस है। ठीक है, राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग अलाउंसेस, बट है ना, अलाउंसेस तो पढ़ के हो चुका है। वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन परक्विजिट वाला पार्ट। तो देख लो, यहां लिखा है, यहां लिखा है मेडिकल फैसिलिटीज अगर मिलते तो क्या करोगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज? फैसिलिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है कि एम्प्लॉय बीमार है और उसके इलाज का पूरा ट्रीटमेंट जो है, हॉस्पिटल कौन सा होगा, कहां पे क्या करना है, वो सब कौन देख रहा है? एम्प्लॉयर देख रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इफ दैट इज द केस, मेडिकल अगर फैसिलिटीज है तो मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हिसाब होगा, ये देख लो, ये चार्ट में लिखा है। अब इंडिया में है तो अलग हिसाब है, इंडिया के बाहर अगर इलाज हो रहा है तो अलग हिसाब है। ठीक है, लुक एट दिस केस। मैं थोड़ा आपको लॉजिक भी बताऊंगा, और अगर अभी आप मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा और फोकस करोगे तो आपका काम सच में इजी हो जाएगा। इंडिया में अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है, ये 4 केसेस में एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट ओनली इफ इन दीज 4 केसेस। ठीक है, कौन से 4 केसेस में एग्जम्प्ट होता है देख लो। हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर, और इफ इट इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल। बच्चों में एक काम करता हूं, सुनो, यहां पे कुछ कीवर्ड्स पहले बता दो। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, रेकमेंडेड, गवर्नमेंट, प्रीमियम। ये 4 कीवर्ड्स है, लिख दो वहां पे। लिखा? अप्रूव्ड, रिकमेंडेड, गवर्नमेंट एंड प्रीमियम। सुनना मेरी बात को, ठीक है। अगर सपोज इमेजिन करो कि इलाज किया जा रहा है कोई रिकमेंडेड हॉस्पिटल में, रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, या फिर वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी। ठीक है, या फिर प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर भर रहा है। बहुत सारे जॉब्स में एम्प्लॉई का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी कवरेज एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, ये सब एग्जम्प्ट है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस। ये कीवर्ड्स है बच्चों, बेसिकली ये वर्ड्स कहीं पे आपको ये लर्न नहीं करना है। बेसिकली जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज 4 कीवर्ड्स, इजी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अप्रूव्ड, रिकमेंडेड, गवर्नमेंट एंड प्रीमियम, ये 4 वर्ड्स कहीं दिखते हैं तो ये एग्जम्प्ट होगा इफ इन इंडिया। देख लो क्या लिखा है, वापस बता रहा हूं। हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर, और इफ इट इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल, ठीक है, तो अगेन गवर्नमेंट, अप्रूव्ड, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सेकंड, प्राइवेट हॉस्पिटल रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, बट वो हॉस्पिटल को रेकमेंड किसने किया? गवर्नमेंट, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, थर्ड, स्पेसिफाइड मेडिकल फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। कोई मेडिकल फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को भी क्यों प्रमोट कर रही है? बिकॉज अपने कंट्री में हर एक चीज का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है। कुछ कुछ चीजों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने उस प्राइवेट हॉस्पिटल को रेकमेंड कर दिया तो उसमें जो इलाज चल रहा है वो भी इनको एग्जाम कर दिया। दैट इज द रीजन। और लास्ट लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रियम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ये सब फैसिलिटीज जो मिलते हैं मेडिकल से रिलेटेड इंडिया में है तो एग्जाम्ड है। 4th पॉइंट कोई लॉजिक एक्सप्लेन करेगा? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रियम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ये 2 वर्ड्स में डिफरेंस है क्या? पेड बाय एम्प्लॉयर एंड रियम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर।
पेड बाय एम्प्लॉयर क्या होता है? पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने उसका अमाउंट पे कर दिया। अब जनरली क्या होता है, आई जस्ट गिव यू अ गुड एग्जांपल, सुनो। बड़े बड़े कंपनीज में बल्क में जितने भी एम्प्लॉइज है, सभी एम्प्लॉइज का साथ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं, तो इस चक्कर में बहुत उसको डिस्काउंटेड रेट में वो अच्छा निगोशिएट करते हैं, ठीक है? क्योंकि एज ए कंपनी, सपोज एक कंपनी में 500 एम्प्लॉइज है, 500 एम्प्लॉइज का सारे एम्प्लॉइज का साथ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो कंपनी परचेस करे इंश्योरेंस कंपनी से, दे विल बी अवेलिंग अ लॉट ऑफ डिस्काउंट हियर, फायदा होता है, और कंपनी एम्प्लॉय की भलाई देख रही है, ठीक है? दिस इज द केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है एम्प्लॉय को, एक काम कर, पहले तू भर दे, बाद में मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। दिस इज नॉट अलाउंस। ये चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन का मैं वापस क्लियर कर रहा हूं। एवरीवन प्लीज लिसन, अलाउंस बहुत अलग चीज है। अलाउंस क्या होता है? अलाउंस में कैश दे दिया पहले अपफ्रंट, और वो कैश यूज करके खर्चा कर रहा है। रियम्बर्समेंट इज अ टाइप ऑफ परक्विजिट, नॉट अलाउंस। लुक एट दिस केस, क्या लिखा है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रियम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियम्बर्स्ड? पहले किसने जेब से भरा? एम्प्लॉय ने, उसके बाद वो वसूली कर रहा है किससे? एम्प्लॉयर से। इसको अलाउंस नहीं बोलने का, अलाउंस अलग होता है। अलाउंस क्या होता है? ये क्या होगा? मेडिकल अलाउंस, पैसे दिए उसने, हर महीने पगार में वो पैसे दे रहा है, ठीक है? इसमें अपफ्रंट मिलता है अलाउंस में, और रियम्बर्समेंट में बाद में रिकवरी हो रही है। रियम्बर्समेंट ऑलवेज इज अ परक्विजिट, रिमेंबर दिस, हर जगह, हर जगह। बोलो, इंडिया में ये 4 कीवर्ड्स याद है? इंडिया में अगर मेडिकल फैसिलिटीज ये 4 तरीकों से मिलते तो एग्जाम। अच्छा, अगर क्वेश्चन में 4 तरीकों से नहीं लिखा है तो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है? अगर सिर्फ इतना लिखा है कि कोई इंडिया के किसी हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा, इतना ही लिखा है, टैक्सेबल कर दो, क्योंकि 4 कीवर्ड्स नहीं है, क्योंकि 4 कीवर्ड्स नहीं है। अच्छा, ऐसे लिखा है इंडिया में कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल में खर्चा, एग्जाम। इंडिया में रिकमेंडेड हॉस्पिटल में खर्चा, एग्जाम। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा, एग्जाम। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, एग्जाम। These 4 keywords will help you a lot. If it is not these 4 keywords, it would be taxable. क्वेश्चन करेंगे भी सॉल्व। नहीं तो लैंग्वेज पढ़ो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट, वो भी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है? कीवर्ड्स हेल्प करेंगे, बट ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा। लाइन तो पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है? हवा भी यूज मत करो कीवर्ड, लाइन पढ़ो पूरा, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो लाइन से समझेगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, यहां आ जाओ। अदर मेडिकल फैसिलिटीज इफ आउटसाइड इंडिया। एक क्वेश्चन का आंसर करो यार, इंडिया के बाहर क्यों जा रहा है इलाज करने के लिए? ज्यादा अच्छा होगा ऑब्वियसली। हो सकता है कि मेडिकल फैसिलिटी वो इंडिया में नहीं है, इधर ध्यान दे दे, सुन ले। हाँ, कौन सा सेकंड पॉइंट? प्राइवेट हॉस्पिटल रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोई भेज रही है, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉइज। थोड़ा केयरफुल रहो, वही बोल रहा हूं। अप्रूव्ड मतलब अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, सेम ही हो गया, बट ये रिकमेंडेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, फर्क है। अच्छा एवरीवन प्लीज लिसन, सुनो। अगर इंडिया के बाहर इलाज हो रहा है तो पहले एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, वो सुनोगे तो ये चार्ट का फ्लो समझेगा। इमेजिन करो कोई एम्प्लॉय है, वो इलाज करवा रहा है इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर जाके इलाज करवाना, इसमें 3 मेजर खर्चे होंगे। आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, और एक्चुअल मेडिकल का खर्चा। 3 खर्चे होंगे, ठीक है? ये तीनों खर्चों के लिए आपको डॉलर लगेगा। डॉलर मतलब फेमा, फेमा मतलब आरबीआई। ओके रुको, अगर इंडिया के बाहर आप खर्चा कर रहे हो, सुन लो मेरी बात पूरी, क्या लिखा है यहाँ पे? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई और फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर का भी हो सकता है खर्चा, एम्प्लॉई खुद बीमार नहीं है, एम्प्लॉई का कोई फैमिली वाला बीमार है। फैमिली वाले मतलब कौन? स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। ये यहां नहीं है, ये वहां था। कहां था? लीव ट्रैवल कंसेशन। या फैमिली वाले कौन है? पढ़ते। बट एक सेकेंड, आई एम जस्ट वार्निंग यू, हर जगह अलग लिखा है, हर जगह अक्रॉस सैलरीज फैमिली का मीनिंग सेम नहीं होगा, यहां इसलिए अलग से लिखा है। मेडिकल फैसिलिटी में फैमिली शैल इंक्लूड इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन,
डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, ये कॉमन कर दिया, बट मैं क्या बता रहा हूं, भरोसे में मत रहो। जैसे सैलरीज हर जगह अलग लिखा है, आपको धोखा होगा जब आगे और अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह फैमिली का मीनिंग अलग है। तो 100% है, मेरे को नहीं पता, वैसा नहीं होता है। फैमिली को अलग डिफाइन किया, रिलेटिव को अलग डिफाइन किया। भाई इनकम टैक्स है ही ऐसा, उसको कुछ नहीं कर सकते। देखो अभी आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे कि इन्होंने फालतू में कितना इसको कॉम्प्लिकेट किया, जो सब्जेक्ट को एक्चुअली बहुत इजी बना सकते थे। एक सेकेंड इधर बच्चों, प्लीज ये पॉइंट कंप्लीट करके एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पॉइंट तो कंप्लीट करने दो यार, बीच में से कैसे रोको। थैंक यू। भरोसा ही नहीं तुम लोगों का। अगर इंडिया के बाहर, होने दो, गुस्सा क्या है? मेरे को क्या, मेरे को फीस पूरा मिल चुका है, सिलेबस लेट, आप फेल हो गए, अपनी लाइफ सेट है, करो टाइम पास, आई डोंट केयर। पक्का? ठीक है, चलो। इंडिया के बाहर अगर इलाज होता है तो तीन चीजों पे मेन खर्चा हो सकता है। यहां लिखा सबसे फर्स्ट, एक तो मेन मेडिकल ट्रीटमेंट, या तो एम्प्लॉय का या तो मेंबर ऑफ फैमिली का मेन मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, ओके, नंबर वन। सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ स्टे ऑफ एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ फैमिली, कॉस्ट ऑफ स्टे भी हो सकता है। नाउ कॉस्ट ऑफ स्टे इज डायरेक्टली लिंक विद मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जितना लंबा चलेगा उतना उसको लंबा रुकना भी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे इन दोनों खर्चों के लिए लिख दिया, टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई इट वुड बी एग्जम्प्ट। ऐसा क्यों लिखा टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई? ऑब्वियसली ऐसे चीजों में फेमा आता है। अब सपोज इमेजिन करो खर्चा हुआ है 5 लाख का, कितने का? 5 लाख का। ये 5 लाख में से सपोज क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ 3 लाख तक आरबीआई ने अप्रूव किया, तो बैलेंस 2 लाख व्हाट विल यू डू? टैक्सेबल, ठीक है, ओके। और यहां पे लिखा है लास्ट वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिक मेंबर ऑफ फैमिली प्लस वन अटेंडेंट। नाउ प्लीज हियर मी आउट, इन्होंने कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के लिए क्या किया है, एम्प्लॉय सपोज बीमार है या उसका फैमिली मेंबर बीमार है, ठीक है, तो जनरली जो भी पर्सन बीमार है और वो बीमारी का इलाज करने के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसके साथ कोई ना कोई और पर्सन अकम्पनी करता है, इसलिए प्लस वन अटेंडेंट भी ऐड किया, ठीक है। इनके लिए ये एग्जाम तभी होगा, ये नील तभी होगा इसका वैल्यूएशन, इफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अबाउ इज लेस देन ₹2 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सारे हेड्स ऐड करके, उसमें ये वाला परक्विजिट इग्नोर करो, फिलहाल ये वाला परक्विजिट इग्नोर करो। ग्रॉस टोटल इनकम उसका 2 लाख से भी कम है, मतलब जेन्युइनली बहुत ही गरीब एम्प्लॉय है और उसका इलाज बाहर करवाने के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, इन सच केस ओनली दिस विल बी एग्जाम्ड, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी टैक्स, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग यार, एक काम करते हैं, क्वेश्चन में जैसा इस चार्ट का यूज आएगा वैसे बार बार इसको रेफर करते हैं, बिकॉज चार्ट तो बन चुका है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया के बाहर 3 खर्चे होंगे, कौन से 3 खर्चे? मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ स्टे एंड ट्रैवल का खर्चा। स्टार्टिंग के दो चीजों के लिए क्या बोला, जितना आरबीआई ने अप्रूव किया उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, ओवर एंड अबाउट दैट अमाउंट इट वुड बी टैक्स्ड। और लास्ट क्या बोल रहा है, जो ट्रैवलिंग का खर्चा एक अटेंडेंट के साथ, वो एग्जाम तभी होगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है। अमीर एम्प्लॉइज को टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल हो जाएगा वो, क्योंकि उनका जीटीए 2 लाख से ज्यादा होगा। तो एंड 2 लाख बहुत ही चिल्लर अमाउंट है यार, कितने सालों से इन्होंने पॉइंट को अमेंड ही नहीं किया है, क्योंकि 2 लाख यार ओवर द इयर्स ये अमाउंट और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 2 लाख बोलने के बाद तो बहुत ही कम अमाउंट हो गया, 2 लाख वाला तो टैक्स भी नहीं भरेगा, रिबेट के चक्कर, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ही नीचे यार, रिबेट कहां जा रहा हूं, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से भी नीचे हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऑल राइट बच्चों, इफ दिस इज डन प्लीज क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन 13। बीच में 13 नंबर का रह गया था, पढ़ो कैलकुलेटर पे करके बताओ, वो चार्ट से पूरा आप रेफर करके बता सकते हो इजीली। आपने नोटबुक में हेडिंग लिखा कुछ मेडिकल फैसिलिटीज, पेज नंबर का रेफरेंस दिया, ठीक है।
एक एक करके बताओ चलो। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, बताओ मेडिकल प्रीमियम कीवर्ड्स में आता है, 4 कीवर्ड्स में आता है, क्या करोगे? एग्जाम छोड़ दो। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, एम्प्लॉय का खुद का फैमिली डॉक्टर से, कहीं पे भी 4 कीवर्ड्स में कुछ भी आ रहा है क्या? क्या करोगे? टैक्सेबल, टैक्सेबल है बेसिकली, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करोगे? एग्जाम, बच्चों फैमिली वालों को भी कवर किया उसमें, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ जीज ग्रैंडफादर इन अ प्राइवेट क्लिनिक, क्यों? प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, और ग्रैंडफादर इज नॉट कवर्ड इन फैमिली डेफिनेशन। वो फैमिली वाले डेफिनेशन में ग्रैंडफादर को कवर किया है क्या? नहीं किया। ऊपर से प्राइवेट क्लिनिक बोल रहा है, 4 कीवर्ड्स में आ रहा है क्या? नहीं, टैक्सेबल कर दो, ऐड कर दो। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर 68 ईयर्स एंड डिपेंडेंट बाय फैमिली डॉक्टर, कितना है? टैक्सेबल है, 8,000, ठीक है, फैमिली डॉक्टर लिखा है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट इन नर्सिंग होम, नर्सिंग होम इज ऑल्सो नॉट अ कीवर्ड, टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर, टैक्सेबल, कीवर्ड्स में नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। और क्या लिखा है? फाइल का साइज ही बढ़ गया। हाँ बताओ और क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज, कहां तक आया था ये बोलो। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर 75 ईयर्स एंड डिपेंडेंट अब्रॉड। अब देख लो बच्चों, ये चार्ट में आउटसाइड इंडिया के चार्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और स्टेइंग का है, तो ये दोनों का टोटल करो 50,000 एंड 30,000, 80,000, लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई 75,000। तो 80,000 में 75,000 तक एग्जाम कर दो, ऊपर का 5,000 टैक्सेबल होगा, सबका टोटल 39,000 आंसर है। इज इट इजी? लेट्स स्टार्ट राइटिंग, लिखो वहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 का आंसर। कल करना है क्या? कल क्लास लेना है? कल क्या है? टेस्ट क्या है? टैक्स का और एफएम का, और क्लास है किसी का? जान दो, अभी लिख लो, कल क्लास नहीं लेता हूं, छोड़ो। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, बच्चे बार बुला रहा हो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट in respect of medical facilities, calculation of taxable perquisite in respect of medical facilities in the hands of Mr. G, in the hands of Mr. G for AY, for AY 26-27. Particulars and make 2 columns, rupees, rupees. Can you write this here? एक सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है, लिखो, डिटेक्ट करो। पर्टिकुलर्स में नंबर 1, मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम बताना पड़ेगा प्रेजेंटेशन के बाद, फॉर इंश्योरिंग हिज हेल्थ, मेडिकल प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग हिज हेल्थ, आउटर कॉलम में डैश कर दो। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी
by his family doctor. आउटर कॉलम में 5,000. नंबर 3. नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी. फास्ट हो रहा है. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. डैश कर दो आउटर कॉलम में. नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर इन अ प्राइवेट क्लिनिक. इन अ प्राइवेट क्लिनिक. आउटर कॉलम में 12,000. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर बाय फैमिली डॉक्टर. एग्जाम्शन के लिए फैमिली वाले डिपेंडेंट होना चाहिए. वहां लिखा है ऊपर फैमिली के डेफिनेशन में. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर बाय फैमिली डॉक्टर. आउटर कॉलम में 8,000. नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज सिस्टर इन अ नर्सिंग होम. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज सिस्टर इन अ नर्सिंग होम. कितना अमाउंट? 3,000. नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर. $6,000 आउटर कॉलम में. नंबर 8, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर अब्रॉड. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर अब्रॉड. इनर कॉलम में लिखो. अभी इनर कॉलम बनाया ना. हाँ, इनर कॉलम में लिखो 50,000. चीती की चाल बाज की नजर. करना दो. 50,000 इनर कॉलम में लिखो. उसके नीचे एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड. एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड. इनर कॉलम लिखो 30,000. ठीक है. उसके नीचे लेस लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई. माइनस कर दो 75,000. आउटर कॉलम में 5,000. कंट्रोल रे थोड़ा. हेजिटेट करना वो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं इसको. 5,000 लिख दिया. अब लिखो देयरफॉर टैक्सेबल परक्विजिट. कंक्लूड कर दो उसको प्लीज.